हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भवतोष गुरुकुल। स्वागत करता हूँ। मैं लाया हूँ 10 के दम की तीसरी सीरीज। ये सीरीज यदि अच्छा लगे इस वीडियो की सीरीज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि नए आप व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो उसको सेंड करिएगा, ताकि वो भी मेरे इस सीरीज़ से जुड़ सके और हम भी लाभान्वित हो और वो भी लाभान्वित हो। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। करा है लगभग मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही जोड़ देता हूँ, वो चाहे जीडी का हो, एमटीएस का हो, रेलवे से संबंधित कोई हो, एनटीपीसी का हो, मेरा जोर प्रीवियस ईयर पे ही रहता है। आइए क्वेश्चन फर्स्ट पे। मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। यानी मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। यानी 20 को 5 घंटे क्रमशः लगा है, तो 20 वाला का रिलेशन 5 के साथ, 36 वाला का रिलेशन 3 के साथ, तो टोटल दूरी हो गया 20 वाले का तो 20 किलोमीटर है और इसको 5 घंटे में तय करते हैं और 36 वाले को 3 घंटे में तय करते हैं। अब आपसे पूछता है संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो औसत चाल क्या निकलता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे ही हम औसत चाल निकालते हैं। तो यहाँ पर दूरी हो गया एक 20 और एक हो गया 36 और समय हो गया 5 घंटा प्लस 3 घंटा 8 घंटा। टोटल आपका हो गया 56 बट्टा ये 5 3 8, यानी 8 7 56, 7 किलोमीटर प्रति आवर। यानी मनोज का जो औसत चाल हो गया संपूर्ण यात्रा का वो हो गया 7 किलोमीटर प्रति आवर। अब आइए अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार का व्यास कितना होगा। आधार का व्यास पूछ रहा है, ना कि त्रिज्या। क्या करते हैं हम सवाल को अच्छी तरीक़ा से सोल्व कर लेते हैं और अंत हम त्रिज्या पर टिक करके आ जाते हैं, तो उसमें भी मेरा सवाल गलती हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना और शुरू में ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका बेलन का फिगर दिया हुआ है, बेलन का। अब आइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1056। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो ये होता है फॉर्मूला वो होता है 2πRh। और ये चारों दीवार का जो ये इसका क्षेत्रफल हो गया, बेलन का जो चारों दीवार नहीं कहेंगे, ये जो गोला टाइप का जो रहता है वो दीवार उसका, किसी डीलर वगैरह के पास गएंगे तो उसके पास बेलनाकार टैंक ही होता है, तो उसका जो दीवार का क्षेत्रफल हो गया वो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त जोड़ देंगे तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और वो हमको दिया हुआ है 1056। तब ये 2 पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं पता है तो आर का वैल्यू आर ही रहने देंगे। और ये एच हमको 8 cm पता, 8 सेंटीमीटर पता है, और ये 1056। अब जो कटेगा उसको हम लोग काटते जाएंगे। तो अब ये देखिए आर इधर एक तरफ रह गया और ये ऊपर वाला सब इधर आ जाएगा भाग में, और ये 7 चल जाएगा इस 1056 के साथ गुना में। तो 1056 × 7 बट्टा 22 गुने 2 गुने 8, 8 दूना 16, 16 से ये एक बार में ही काट रहे हैं। 16 छक 96, फिर 9 बचा, 16 छक 96, तो ये दोनों कट गया एक बार में ही। और ये 22 तिया 66, 7 तिया 21, यानी आपका त्रिज्या आ गया 21। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास त्रिज्या का डबल हुआ यानी 2r। व्यास हो गया d 2r, यानी 21 गुना 2 42। तो हम ऑप्शन जाएंगे 4 के साथ। और ये जीडी 2015 में पूछा हुआ है। मेरा जोर प्रीवियस ईयर पे ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन वही लगभग रिपीटेड रहते हैं।
अब आइए प्रश्न 3 के तरफ। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 भाग को 27 दिनों में करता है, यानी कार्य जितना है उसका 1/3 काम ही 27 दिन में कर पाता है यदि 18 मजदूर। तो इसमें हमको क्या करना है, जितना चीज़ रहेगा उसको ऊपर, जैसे मंथ रहे, डे रहे, ईयर रहे, मैन पावर रहे, सब ऊपर, केवल वर्क नीचे करना है। और ये M1 D1 Y1 M1 W1 ये 1 वाले का वर्क भी नीचे में, M2 D2 Y2 X2 जो रहे वो उसका वर्क नीचे में, यही फार्मूला पे। तब आइए 18 मजदूर, तो मजदूर लेबर हो गया, 18 मजदूर सबको केवल वर्क को नीचे करना है। 18 मजदूर 27 दिन में 1/3 कार्य कर पाते हैं, तो 1/3 मोटी लकीर ये है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में ऊपर चलेगा, ये हम बाद में करेंगे। तो अब पूछ रहा है आपको, कर सकते हैं तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को, अब इसका कार्य हो गया आपको ये 1, तो हम पहले ही लिख देते हैं 1 कार्य। कितने मजदूर आपको नहीं पता है तो मजदूर लिख दीजिए, मजदूर। और कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में करेंगे। अब आपके पास कंडीशन है जो उसको वर्क को 9 दिन में ही ख़त्म करना है। तो अब तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, ये 3 को ऊपर कर दीजिए, तो ये 3 ऊपर चल गया, तो यहाँ से 3 हटा दीजिए, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 3 गुने 3 गुने 18, 3 तिया 9, 18 गुने 9 162। तो टोटल मजदूर 162 चाहिए। टोटल मजदूर कितना चाहिए, 162 मजदूर। हमारा ऑप्शन चल जाएगा ए के साथ। समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे हौसला को भी अफजाई करिए। अब इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में मैं और भी लाजवाब बताऊंगा। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 6 कह रहा है ना, तो 6 कह रहा है, तो ये 11 है बीच का, 11 है बीच का, तो 11 से ठीक बड़ा 6 कह रहा है ना। 6 लगातार सम संख्या होगा, तो 11 से ठीक बड़ा 3 गो सम संख्या इधर लिख लेंगे लेफ्ट में, और 11 से ठीक बड़ा 3 गो संख्या लिख लेंगे। 11 से ठीक छोटा 3 गो संख्या लिख लेंगे। तो 11 से ठीक छोटा सम संख्या 10, ठीक छोटा संख्या 8, ठीक छोटा संख्या 6, और 11 से बड़ा 12, 14 और 16। यही आपका ये टोटल 6 संख्या हो गया। अब आप इसमें से सबसे बड़ी पूछ सकता है, दूसरी सबसे बड़ी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूछ सकता है, दूसरी सबसे छोटी से जो पूछे उसका आंसर अब आपको टिक कर देना है। हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या अब आप टिक करिए ऑप्शन ए के साथ। सबसे छोटी संख्या हो गई 6। ये जीडी में पूछा हुआ है, जीडी 11 का क्वेश्चन है। हम ये इसलिए कर देते हैं ताकि आपको पता चलना चाहिए कि किस क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसीलिए हम क्वेश्चन के आगे GDM लिख देते हैं। अगले सवाल की तरफ। एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी जब भी पार करती है तो वो किसी आदमी को पार करती है तो वो अपनी लंबाई पार करती है, क्योंकि आदमी के लंबाई को नगण्य माना जाए। आदमी को जो पार करेगा तो वो लगभग ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है, तो उसका नगण्य माना जाता है। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म तो भाई बहुत लंबी होती है, तो उसको पार करने में तो उसको समय लगेगा आदमी से ज़्यादा। हम क्या करते हैं, इसमें हमको जोड़ना पड़ता है। ऐसा रूल है कि प्लेटफॉर्म के लंबाई को हम ऐड करेंगे। यदि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें हमको, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत लंबी होती है तो उसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गया, 580 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया और 420 का रेल हो गया, तो ये टोटल 1000 आता है। अब 1000 आ गया, और आपका चाल कितना है, 120 किलोमीटर प्रति आवर है। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकेंड में जब हम चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मत काटिए, ऐसे ही रहने दीजिए। इसका पूरा का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड में ये चेंज हो गया। 120 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको यदि 5/8 से, तो ये पूरा
मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया है। ये बाद में हमको यहाँ पे कर जाए, इसीलिए इस फॉर्म में हम इसको छोड़ दिए हैं। तो टोटल दूरी बाबू 1000, भाई मेरे 1000 टोटल दूरी हो गई। और चाल, दूरी बट्टा चाल, चाल ये हो गया तो समय निकलेगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो चाल हो गया 120 मल्टीप्लाई 5, ये 18 इधर भाग में है तो ऊपर गुना में चल जाएगा, तो 18 को ऊपर ही ले लें। अब इसको हम काट देंगे, तो नीचे हो गया 12 पंचे 60, वैसे ही काटिए इसको 20, इसको 6 दूना 12, ये 6 3 का 18, तो ये 20 या 60 बट्टा 2 यानी 30 सेकेंड। ऑप्शन डी ठीक कर लीजिए। ये सवाल भी जीडी का है। एक 10,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर टी वर्षों में 16,000 रुपया हो जाती है। तो हमको यहाँ पे वर्ष ही पूछ रहा है। टी 10,000 रुपया राशि 16,000 हो जाती है। तो यहाँ पे मिश्रधन है आपको कितना, मिश्रधन कितना है, जितना 16,000। मूलधन कितना है, मूलधन जिसको पी कहते हैं, ये है 10,000। तो हमको ब्याज कितना बाबू मिला है, तो ये हो गया 6,000। यानी 10,000 रुपया आप लगाए थे, हमको 6,000 रुपया ब्याज के रूप में आया, तो यही 6,000 रुपया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे सवाल में छूट गया है, जो ब्याज की दर 15% है, तो समय क्या होगा। ये सवाल लिखने से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जब दर भी नहीं मालूम होगा, टी भी नहीं मालूम होगा, तो हम किसी एक चीज़ को तो मालूम रहना ज़रूरी है। तो अब आइए, अब इस सवाल को सोल्व करते समय क्या करेंगे। 10,000 का 6,000 कितना प्रतिशत, जितना हम ब्याज कमाए 10,000 रुपये कमाए हैं, 10,000 रुपये कमाए 6,000 कितना प्रतिशत है। तो ऐसे निकालते हैं प्रतिशत, 100 से गुना कर देते हैं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये, यानी 60%। यानी यदि हम 15% एक साल में कमाते हैं ब्याज, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज में सभी साल ब्याज लगभग बराबर ही आते रहता है। तो यानी एक बार में हम यदि 15% एक साल में कहें, तो 2 साल में 30%, 3 साल में 45%, 4 साल में 60%। ऐसे ही साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में हालांकि ये चेंज होते रहता है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें ये बराबर ही जाता है। तो टोटल 60%, एक साल में 15%, यानी 4 वर्ष इसका आंसर हो गया। एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंदें क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। कुल गेंदें 116 है। तो माना सफ़ेद और पीली 12x और ये 17x, पीली गेंदें माना 17x और ये सफ़ेद गेंदें 12x। कुल गेंद 116 है, कुल गेंद 16 है। तो अब आइए क्वेश्चन में 12x और 17x को जोड़ देते हैं, 12x और 17x को जोड़ देते हैं, इसके बराबर हमको दिया है 116। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, तो पीली गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो 12x और 17x 29x बराबर 116। कुल गेंद को जोड़ दिए, जितना हम क्वेश्चन कह रहा था, हमारे पास कुल गेंद 116, 29 चौका 116, x बराबर 4। अब आपसे लाल गेंद पूछे तो 12x, 12 चौक 48, सफ़ेद गेंद पूछे तो 12x, 12 चौक 48, सफ़ेद वाली हो गई 48 और ये वाली पीली गेंद हो गई 17x, यानी 17 चौका 68। तो आपका आंसर हो जाएगा, जो कौन सी पूछ रहे पीली गेंद, तो इसका आंसर हो जाएगा 68। अब आइए अगले सवाल की तरफ। एक मशीन का क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 70% अधिक है। जितना यदि क्रय मूल्य है उससे 70% अधिक है। यानी यदि क्रय मूल्य 10 रुपया है तो अंकित मूल्य 17 रुपया है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य 170 रुपया है। तो इन सब प्रश्नों में आप हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानिए, किसी भी प्रश्न में क्रय मूल्य को 100 मानिए, क्योंकि अधिकतर हिसाब क्रय मूल्य पे होता है। और 100 से 10% ऊपर जाना, 100 से 10% नीचे आना, ठीक उतना ही नंबर होता है। तो 100 पे हिसाब करना आसान होता है, इसीलिए किसी भी समय क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए। तो माना क्रय मूल्य 100, तो इस हिसाब से अंकित मूल्य
70% अधिक है तो अंकित मूल्य मान लिए बाबू 170 रुपया, जैसा जैसा प्रश्न कर रहा है। यदि मशीन को 44.5 पे प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया तो क्रय मूल्य पे 44.5 का, तो 100 पे यदि हम 44.5% का लाभ लिए तो 144.5 रुपया में उसको बेचें। हमारा अंकित मूल्य कितना था 170 रुपया, और हमको बेचना पड़ा तो 144.5 में, तो इस दोनों का अंतर होगा, वही हम छूट किए। यहाँ पे आपको वही पूछ रहा है तो छूट का प्रतिशत कितना होगा, तो ये हो गया आपको आ रहा है कितना माइनस करके 25.5। तो अब अंकित मूल्य पे हम कितना छूट किए, छूट कैलकुलेट होता है अंकित मूल्य पे, तो टोटल अंकित मूल्य है आपको 170 रुपया। आप छूट कितना किए 25.5, आप मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। ये सब फार्मूला आप सीखते जाइएगा। तो ये हो गया, ये 25.5 है, तो इसके बदला में नीचे भी एक 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 17 से ये 15 टाइम करता है, यानी आपका छूट का प्रतिशत हो गया 15। वीडियो में कोई इसी भी हो तो मुझे आप कमेंट नहीं कर सकते, यूट्यूब की तरफ से ही मेरा कमेंट ऑफ कर दिया गया, क्या कारण है ये हम नहीं जानते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे 9122761086 इस पे आप हमें कमेंट करिएगा। तो कैसा लगा वीडियो ये सब फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। ये 4 दिनों के लिए यूट्यूब बंद कर दिया है मेरा कमेंट। तो एक संख्या का 40% बढ़ाया जाता है और परिणामी रिजल्ट को 25% घटाया जाता है। हम किसी भी नंबर को लिए, मन हुआ उसको 40% बढ़ाए, फिर मन हुआ 25% उसमें से घटा दिए, तो परिणामी जो रिजल्ट हुआ वो कितना परसेंट बढ़ेगा, संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फिर वही बात, 100 पे हिसाब आसान होता है, इसलिए हम मानेंगे संख्या 100 है, संख्या 100 है। 100 से 40% बढ़ाएंगे तो 100 से 40% बढ़ाना आसान है, 40 जोड़ दीजिए तो 100 से तो 140 हो गया संख्या। अब बढ़ा के संख्या कितना हो गया 140, बढ़ा हुआ संख्या कितना हो गया 140। अब इसको फिर कह रहा है उसका जो 25% माइनस कर दिए, 25% माइनस कर दिए तो 140 है संख्या, 25% माइनस कर दिए यानी 75% ही रखे, तो 75/100 कर दीजिए। 25% की संख्या का माइनस कर दिए तो वो संख्या अपने आप का 75% हो गई। 75% यानी ये 3/4। तो अगले बार जब हम कहीं पे 75% का चर्चा करें और 3/4 लिखें तो आपको समझ जाना है जो 75% मतलब 3/4। तो अब ये हो गया आपको 4 से ये 35 से जाएगा, 35 दिया 105, यानी अब घटा के संख्या हो गया 105। मूल संख्या बाबू 100 था, अब आ रहा है हमको संख्या 105। तो हमारे कितना प्रतिशत का, इसीलिए हम संख्या 100 मानते हैं कि इस पे इवैल्यूएट करना कितना आसान हुआ। डायरेक्ट 5% संख्या मूल संख्या से बढ़ गया, पहले 100 था अब 105 हो गया, यानी 5% बढ़ गया। तो इसीलिए किसी भी संख्या में आप 100 मानिए 10 मानिए, ज़्यादा आसान रहता है हिसाब कैलकुलेशन आसान करना। 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 और आधार का अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज, इसको मान लेते हैं त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। त्रिभुज 2 इसको हम मान लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 6:1। तो त्रिभुज 1 तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 6:1। अब आप हमको लिखा दीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जैसा जैसा होता है वैसा वैसा लिख दिए। 1/2 दोनों में है तो काट दिए। अब आपको 6:1 है और इसके आधार का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। आधार का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है आपसे। तो कितना आसान है, आधार गुने ऊंचाई, तो पहले का आधार 3 और दूसरे का आधार 2, यानी ऊपर वाले का आधार 3 और नीचे वाले का आधार 2। तो ऊपर वाले का आधार लिख देते हैं 3 और गुने ऊंचाई 1, ये 3 है, बट्टा नीचे वाले का आधार यहाँ पे 2 और गुने ऊंचाई, इसको भी 1 और 2 कर दीजिए, ऊंचाई 1 ऊंचाई 2 बराबर
आपको आ गया 6/1, जैसा क्षेत्रफल में सवाल में कह रहा है 6/1। तो ये 3 से 3 दूना 6, और ये 2 इधर गुना में है तो इधर इधर इसके भाग में है तो इधर चल जाएगा। वैसे भी इसको क्रॉस करते हैं तो ये 2 इधर चल जाएगा गुना में, तो ये हो गया 2 × 2/1 यानी 4/1। अब आगे आपको ऊंचाई 1 बट्टा ऊंचाई 2 बराबर 4/1। यही आपका सोल्वेशन हो गया। समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देगा। कमेंट मेरा ऑफ कर दिया गया है। वीडियो का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए और आप अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।